नॉर्मल डिलीवरी के बाद टाकों की देखभाल कैसे करें। कई महिलाओं में नॉर्मल डिलीवरी के दौरान वजाइनल या पेरिनियल एरिया में एक छोटा सा चीरा या एपिजियोटमी लगाई जाती है और उस एरिया को बाद में स्टिच कर दिया जाता है। इसके चलते उनके मन में बहुत एंजाइटी रहती है कि आखिर वो अपनी स्टिच लाइन या टाकों की देखभाल किस प्रकार से कर सकती हैं, क्या स्टेप्स फॉलो करें जिसके चलते हुए उनकी हीलिंग या रिकवरी फास्ट हो सके, साथ ही साथ स्टिच लाइन में इंफेक्शन को भी दूर रखा जा सके, प्रिवेंट करा जा सके। बतौर गायनेकोलॉजिस्ट, स्त्री रोग विशेषज्ञ होने के नाते मैं अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझती हूं कि आज मैं आप सबके साथ इसी से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट टिप्स शेयर करूं कि आखिर नॉर्मल डिलीवरी के बाद आप अपनी टाकों की देखभाल किस प्रकार से कर सकती हैं। अगर आप इस जानकारी को पाने के लिए इच्छुक हैं, उत्सुक हैं, तो मेरे साथ वीडियो के आखिरी तक जरूर बने रहिए, जहां मैं इंपॉर्टेंट डूज एंड डोंट शेयर करूंगी आखिरी में। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करके अपना अप्रिसिएशन जरूर जाहिर कर दीजिए और हेल्थ, डाइट और फिटनेस से जुड़ी विश्वसनीय मेडिकल जानकारी एक डॉक्टर के माध्यम से प्राप्त करने के लिए इस चैनल डॉक्टर श्रुतिस कॉर्नर को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब बटन के बाजू में एक छोटी सी बेल होती है फर्दर नोटिफिकेशंस के लिए, उसको भी ध्यान से प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं नए वीडियोस अपलोड करूं तो आपको बराबर जानकारी मिलते रहे। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर श्रुति एंड वेलकम वंस अगेन टू योर ओन वेलनेस चैनल डॉक्टर श्रुतिस कॉर्नर, अ वेलनेस चैनल टू हेल्प यू स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले मैं आप सब दोस्तों के साथ शेयर करूंगी कि नॉर्मल डिलीवरी के केसेस में आखिर ये चीरा, ये एपिजियोटमी या स्टिच लाइन किस प्रकार से लगाई जाती है। तो नॉर्मल डिलीवरी के प्रोसेस के दौरान जब बेबी का सर बिल्कुल वजाइनल एरिया या पेरिनियल एरिया के मुहाने पर हमें दिखाई पड़ने लगता है, उस दौरान ठीक उसी वक्त बेबी के बर्थ प्रोसेस को फैसिलिटेट करने के लिए, ताकि बेबी बर्थ कैनाल से सहजता से आसानी से पास आउट हो सके और वजाइनल मसल्स का अननेसेसरी टेयर ना हो, अननेसेसरी क्षति ना पहुंचे, इसके लिए डॉक्टर्स एक लोकल एनेस्थेटिक या सुन्न करने का इंजेक्शन लगाने के उपरांत उस एरिया में एक छोटा सा चीरा या एपिजियोटमी लगाते हैं। जैसे कि मैंने अभी भी मेंशन करा, ये चीरा या एपिजियोटमी लगाने का ये फायदा होता है कि बेबी आसानी से बर्थ कैनाल से पास आउट हो जाता है, डिलीवरी सहजता से हो जाती है, साथ ही साथ जो वजाइनल एरिया होता है वहां की मसल्स को अननेसेसरी क्षति या नुकसान पहुंचने से भी हम बचा लेते हैं। बेबी की डिलीवरी के उपरांत जब आधे घंटे के अंदर प्लासेंटा या आंवल की भी डिलीवरी हो जाती है, उसके बाद उस चीरा या एपिजियोटमी वाले एरिया से सारे ब्लड क्लॉट्स निकाल दिए जाते हैं, उस एरिया को अच्छी तरह से क्लीन कर दिया जाता है और उसके तुरंत बाद आपकी स्टिच लाइन को रिपेयर करना शुरू करा जाता है। चूंकि आपको पहले से लोकल एनेस्थेटिक या उस एरिया में सुन्न करने का इंजेक्शन लगाया जाता है, इसकी वजह से आपको उस एरिया में दर्द महसूस नहीं होता या दर्द की तीव्रता ना के बराबर रहती है और इस टाके को फिर रिपेयर कर दिया जाता है, स्टिच लाइन बना दी जाती है और इस प्रोसीजर में मात्र 5 से 10 मिनट का समय लगता है। इस प्रकार से नॉर्मल डिलीवरी के केसेस में एपिजियोटमी या चीरा लगाने के बाद स्टिच लाइन रिपेयर करी जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने इस वीडियो के मेन विषय की तरफ और जानते समझते हैं कि डिलीवरी के बाद टाकों की देखभाल आखिर किस प्रकार से की जानी चाहिए है। तो नॉर्मल डिलीवरी के तकरीबन आधे से 1 घंटे बाद जब पेशेंट पूरी तरह से स्टेबलाइज हो जाती है, उसका पल्स, ब्लड प्रेशर ठीक रहता है और पेशेंट एक स्टेबल जनरल कंडीशन में रहती है, उसकी ब्लीडिंग भी अत्यधिक नहीं हो रही होती है, इन सारे पैरामीटर्स को नापने के बाद जब डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ संतुष्ट हो जाता, तब पेशेंट को रिकवरी रूम में शिफ्ट करा जाता है या उसके खुद के रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है। शिफ्ट करने के बाद ही तुरंत पेशेंट को अगले 3 से 5 दिन के लिए एंटीबायोटिक की गोलियां और साथ ही साथ एनाल्जेसिक या दर्द निवारक गोलियों का एक कोर्स शुरू कर दिया जाता है। एंटीबायोटिक गोलियों का यह फायदा होता है कि जो टाके होते हैं उनको अंदर और बाहर दोनों तरह से हीलिंग होने में, रिकवरी होने में मदद मिलती है, इन्फेक्शन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं और इसके अलावा जो दर्द निवारक गोलियां दी जाती हैं, इसकी वजह से पेशेंट बहुत कंफर्टेबल महसूस करता है, उसको दर्द ना के बराबर महसूस होता है। जहां तक हम स्टिच लाइन में दर्द की बात करें तो डिलीवरी के तकरीबन 12 से लेकर 24 घंटे बाद पेशेंट लगभग पूरी तरह से कंफर्टेबल महसूस करने लगता है नॉर्मल डिलीवरी के केसेस में। डिलीवरी के तकरीबन 1 से 2 घंटे बाद जो आपका नर्सिंग स्टाफ होता है, जो आपकी गायनेकोलॉजिस्ट होती है, आपको एनकरेज करती है कि आप यूरिन पास करने के लिए जरूर जाएं। ये यूरिन पास करना बहुत ज्यादा जरूरी होता ताकि ये असेस करा जा सके कि डिलीवरी के प्रोसेस के दौरान आपकी पेशाब की थैली यानी कि आपकी यूरिनरी ब्लैडर को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा है। आपकी यूरिन आराम से पास हो जाती है तो ये इंडिकेट करता है कि डिलीवरी के दौरान आपकी यूरिनरी ब्लैडर को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा, चिंता की कोई बात नहीं है।
ठीक इसी वक्त आपके डॉक्टर या नर्सिंग स्टाफ जो होता है वो आपको एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन देते हैं, एक सलाह देते हैं कि जितनी भी बार अब अगले 1 से 1.5 महीने के लिए आप जितनी बार भी यूरिन या मोशन पास करने के लिए जाते हैं उतनी बार आप अपने स्टिच लाइन को कुनकुने पानी से धो लें और उस एरिया को एक टिश्यू पेपर या एक छोटे से नैपकिन या टॉवल की मदद से उस एरिया को जरूर सुखा के रख लें। साथ ही साथ आपको यह भी बताया जाता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि हीलिंग और रिकवरी फास्ट हो, आपको इन्फेक्शन ना हो पाए। इसके लिए उस एरिया में आप मॉइस्चर या मॉइस्ट रखना अवॉइड करिए और उस एरिया को ड्राई रखने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करिए। एंटीबायोटिक और दर्द निवारक गोलियों के अलावा आपको एक एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट भी लगाने की सलाह दी जाती है। अक्सर ही हम अपने पेशेंट्स को सोफ्रामाइसिन ऑइंटमेंट देते हैं, उनको बताते हैं कि स्टिच लाइन के एरिया में आप तकरीबन 1 से 1.5 महीने तक दिन में 3 से 4 बार वो ऑइंटमेंट जरूर अप्लाई करें। इससे आपके टाकों की रिकवरी और हीलिंग फास्ट होगी। इसके अलावा पेशेंट्स के लिए एक इंपॉर्टेंट एडवाइस ये रहती है कि नॉर्मल डिलीवरी के तकरीबन 1 से 1.5 महीने बाद तक पेशेंट को ब्लीडिंग होती रहती है। इसलिए उस एरिया में मॉइस्चर को प्रिवेंट करने के लिए, उस एरिया को ड्राई रखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने सैनिटरी नैपकिन बराबर 4 से 6 घंटे के इंटरवल में बराबर चेंज करते रहें, उस एरिया को ड्राई रखें। साथ ही साथ आप कॉटन के अंडरगारमेंट्स इस्तेमाल करें और जो ऊपर के कपड़े हैं वो भी लूज कंफर्टेबल कॉटन की गारमेंट्स इस्तेमाल करें, चाहे वो लूज गाउन्स हो चाहे लूज कॉटन के लोअर्स हो, कॉटन का कपड़ा ही इस्तेमाल करें ताकि हवा की आवाजाही बराबर बने रहे और मॉइस्चर लॉक इन नहीं हो पाए। इसके साथ ही साथ हम डॉक्टर्स अपने पेशेंट्स के इंपॉर्टेंट सलाह देते हैं, साथ ही साथ उनके परिजनों को भी समझाते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपका पेशेंट जल्दी अच्छा हो सके, उसके स्टिचेस की रिकवरी अच्छे से हो, तो उनको भरपेट खाना जरूर खिलाएं। जी हां, पूरी थाली भरकर खाना खिलाएं। डिलीवरी के तुरंत बाद से आप खाना खिलाना आरंभ कर सकते हैं। दाल, चावल, रोटी, सब्जी, दूध, फल, सब कुछ। पेशेंट को खाने में नमक भी दें, गुड़ और सोट के लड्डू भी दें और दूध दलिया भी दें, लेकिन साथ ही साथ पूरा खाना भी दें। इससे उनकी रिकवरी फास्ट होगी और स्टिच भी अच्छी तरह से हील हो जाएंगी। इसके अलावा जो आपके डॉक्टर्स ने आपको सप्लीमेंट्स दिए हैं उनका भी सेवन बराबर डॉक्टर के कहे अनुसार बराबर करते रहें। आपके डॉक्टर्स आपकी स्टिच लाइन की रिकवरी के लिए आपको दर्द निवारक गोलियां, एंटीबायोटिक की गोलियां और एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट प्रिस्क्राइब करते हैं। इसके बाद भी अगर आप अपने स्टिच एरिया में एक सूदिंग इफेक्ट चाहते हैं तो उसके लिए आप सीड्स बाथ ले सकते हैं। सीड्स बाथ लेने के लिए आपको करना सिर्फ इतना है कि एक छोटा सा तसले, छोटे से टब में ल्यूकवार्म यानी कि कुनकुना पानी ले, उतना पानी जितना टेम्परेचर आपकी बॉडी और आपका वजाइनल एरिया आसानी से सहन कर सके। उस कुनकुने पानी में 2 ढक्कन सेवलॉन या 2 ढक्कन बीटाडीन के डाल दीजिए और उस कुनकुने पानी में आप तकरीबन 15 से 20 मिनट तक बैठ जाएं। ऐसा दिन में 2 से 4 बार करने पर आपकी स्टिच लाइन में रेडनेस और जो स्वेलिंग होती है वो कम हो जाएगी और बहुत सूदिंग और बहुत कंफर्टेबल महसूस करेंगे। इसके अलावा यह भी कोशिश करिए कि दिन में तकरीबन 1 से 2 बार अपने स्टिच लाइन को पूरी तरह से एयर ड्राई कर सके। इसके लिए आपको अपने लिए दिन में 1 से 2 बार प्राइवेट स्पेस क्रिएट करना होगा। आपको करना सिर्फ इतना है कि अपने रूम को अच्छी तरह से लॉक करके अपने बेड पर एक सॉइल प्रूफ लिनन बिछा दें, जिससे कि ब्लड स्टेन से आपका बेडशीट खराब ना हो, और अंडरगारमेंट्स रिमूव करके स्टिच लाइन को पूरी तरह से एयर को एक्सपोज कर तकरीबन 15 मिनट से लेकर आधे घंटे के लिए बैठ जाएं। ऐसा 1-2 बार करने से आपकी हीलिंग और रिकवरी जल्दी होगी। इसके साथ ही मैं आपको यह भी सलाह दूंगी कि आप एक छोटे से मिरर की मदद से अपने स्टिच एरिया को दिन में तकरीबन 1 से 2 बार जरूर एग्जामिन करें। ध्यान रखिए कि उस एरिया में कहीं स्वेलिंग तो नहीं आ रही है, कहीं बहुत ज्यादा ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, या आपको अत्यधिक दर्द तो महसूस नहीं हो रहा, या फिर कुछ मवाद जैसे येलो डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है। डिलीवरी के बाद जैसे कि मैंने आपको बताया था कि तकरीबन 12 से 24 घंटे बाद आपका दर्द पूरी तरह से रिलीव हो जाता है, लेकिन डिलीवरी के उपरांत किसी भी दिन अगर आपको अत्यधिक दर्द महसूस हो रहा अपने स्टिच लाइन में, या ब्लीडिंग अत्यधिक होने लगी, या फिर येलो डिस्चार्ज मवाद जैसा होने लगे, तो तुरंत ही अपने डॉक्टर से मिलकर अपने स्टिच एरिया को जरूर एग्जामिन कर सके। अत्यधिक दर्द होना या अत्यधिक ब्लीडिंग होना अंदर ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन का भी सूचक हो सकता है। ऐसी स्थिति में डॉक्टर्स आपके 1-2 स्टिचेस को रिमूव करके अंदर के ब्लड क्लॉट्स को भी रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि अगर आपको येलोइश डिस्चार्ज हो रहा है तो ये इन्फेक्शन का सूचक हो सकता है। ऐसी स्थिति में डॉक्टर्स आपको हायर एंटीबायोटिक्स या हायर एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट्स भी दे सकते हैं। इसके बावजूद अगर आपके डॉक्टर्स को लगेगा कि अगर आपकी स्टिचेस खुल रहे हैं या अंदर इन्फेक्शन हो रहा है, तो 1 या 2 स्टिचेस को खोलकर वो आपके पूरे जो इन्फेक्शन है उसको भी ड्रेन आउट कर सकते हैं। इसके बावजूद भी अगर आपके डॉक्टर्स आपके स्टिच लाइन को एग्जामिन करके देखें और उनको पता चलता है कि आपके स्टिचेस की हीलिंग अच्छी तरह से नहीं हो रही, तो बहुत ही कम केसेस में, बहुत रेयर केसेस में दोबारा आपको स्टिच लाइन को रिपेयर करने की भी आवश्यकता पड़ सकती है।
अब हम बात करते हैं फॉलोअप एग्जामिनेशन की। बहुत अच्छी बात है अगर आप नॉर्मल डिलीवरी के तुरंत बाद कंफर्टेबल रहती हैं और अगले 1 से 1.5 महीने तक आपका पीरियड जो था अनइवेंटफुल जाता है। इसके बावजूद भी कोई भी दिक्कत ना होने के बावजूद आप डिलीवरी के तकरीबन 1 से 2 सप्ताह बाद अपने डॉक्टर्स के पास जाके अपने स्टिच एरिया को और अपनी जनरल कंडीशन को जरूर एग्जामिन करवाएं। इसके बाद आप तकरीबन 1.5 महीने या 45 दिन बाद एक बार फिर से अपने डॉक्टर के पास रिविजिट करें। डॉक्टर्स के कहने अनुसार दवाइयां और सप्लीमेंट्स और ऑइंटमेंट बराबर लेते रहें। वीडियो के आखिरी पड़ाव में दोस्तों अब हम जानते हैं इंपॉर्टेंट डूज एंड डोंट्स के बारे में कि नॉर्मल डिलीवरी की स्टिचेस की देखभाल करने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहली बात कि आपको चौकड़ी मारकर, पालथी मारकर नीचे जमीन पर बिल्कुल नहीं बैठना तकरीबन 1.5 महीने तक। किसी भी भारी वजन को उठाना अवॉइड करिए। साथ ही साथ जैसे मैंने वीडियो के पहले हिस्से में बताया था कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपकी हीलिंग और रिकवरी फास्ट हो, आपकी स्टिच लाइन अच्छी तरह से हील हो जाए, इसके लिए मरीज के परिजन ये ध्यान दें कि मरीज पूरा डाइट ले रहा हो, पूरा अच्छी तरह से खाना ले रहा हो। इसके अलावा आपके डॉक्टर्स जो आपको सप्लीमेंट्स प्रिस्क्राइब करते हैं अगले 2 से 3 महीने के लिए, आपके डॉक्टर्स जब आपको आयरन, कैल्शियम और प्रोटीन पाउडर लेने की सलाह देते हैं, उन सप्लीमेंट्स को भी बराबर लेते रहें और अपने डॉक्टर्स के कहने अनुसार, निर्देश अनुसार सारी बातें जरूर फॉलो करें। इसके अलावा लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की डिलीवरी के बाद तकरीबन 1.5 महीने या 45 दिन तक आप इंटरकॉर्स को अवॉइड करें ताकि स्टिच लाइन अच्छी तरह से हील हो सके। तो दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना समझा कि नॉर्मल डिलीवरी के बाद टाकों की देखभाल आखिर किस प्रकार से की जानी चाहिए। सिजेरियन डिलीवरी के बाद टाकों की देखभाल किस प्रकार से करें, इससे संबंधित वीडियो में पहले अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी, जिसको आप सबकी बहुत ज्यादा सराहना मिली है। नॉर्मल डिलीवरी के टाकों को लेकर आपके अपने क्या एक्सपीरियंसेस रहे वो मुझे नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा। मैं उन सबको पर्सनली जरूर पढ़ना चाहूंगी। इसके अलावा नीचे कॉमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आप किन टॉपिक्स पर चाहते कि मैं किन टॉपिक्स पर आपको वीडियो बनाकर आप सबके साथ अपना नॉलेज शेयर करूं ताकि आप सबको इससे फायदा मिल सके। दोस्तों इस YouTube चैनल के माध्यम से मेरी कोशिश है कि आप सबको भ्रामक जानकारियों के जाल से दूर रख सकूं, साथ ही साथ विश्वसनीय मेडिकल जानकारी आप तक एक डॉक्टर के माध्यम से जरूर पहुंच सके और मेरे इस मिशन में आप बखूबी साथ दे सकते हैं। आपको करना सिर्फ इतना है कि अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो ध्यान से इस वीडियो को लाइक करिए ताकि आप अपना अप्रिसिएशन मुझ तक पहुंचा सके और मुझे मोटिवेशन में मिले कि मैं आप तक ये सारी विश्वसनीय जानकारियां बराबर पहुंचा सकूं। इसके अलावा ये जानकारी अगर आपको महत्वपूर्ण लगती है तो अपने दोस्तों और परिजनों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे तो यूट्यूब खुद ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसकी पहुंच बढ़ा देगा। इस तरीके से आप हेल्थ मिशन में अपना सहयोग और योगदान अवश्य दे सकते हैं। इसके अलावा इस चैनल डॉक्टर श्रुतिस कॉर्नर को ध्यान से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी मुलाकात होगी आप सबके साथ अगले वीडियो में बहुत जल्दी। तब तक आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी एंड बाय बाय फॉर नाउ। विल सी यू ऑल वेरी सून। बाय बाय।